तो वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। एक बड़ी विचित्र बात है कि तुम लोग ना मतलब वो जनरेशन हो जिसको घर वाले जबरदस्ती फोन दे रहे, ठीक है। आज के पहले तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ घर वाले जबरदस्ती फोन दे, ले बेटा पढ़ ले, नहीं होता था ना। लेकिन ठीक है भाई, वक्त की बात है, ठीक है, कब किस तरफ करवट ले पता नहीं। तो हम उस वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे और चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर। आज है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.6 और उसका भी हम सॉल्व करेंगे आज वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में खाली 3.6 के नहीं करेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो पहले तो 3.6 निपटाते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम जाती है रितु रोइंग करके 20 किलोमीटर, रोइंग समझते हो ना, ठीक है, ये रोइंग करना, ठीक है। तो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और उसके लिए उसको टाइम लगता है 2 आवर्स, और अपस्ट्रीम आती है वो 4 किलोमीटर, उसके लिए उसको टाइम लगता है 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। रोइंग मतलब वो रोने वाला स्पीड नहीं है, ठीक है। तो पहले ना ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्या फंडा है वो बता दो आपको, ठीक है। चलो ये नदियां बह रही है, ठीक है, पानी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो वाटर का डायरेक्शन हमने लिया किस तरफ, इस तरफ। ये मेरी बोट, नाव चली नाव, ठीक है, ये मेरी बोट है, बोट भी इसी तरफ जा रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ बोट भी जा रही है। तो इसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या कहते हैं इसको हम? डाउनस्ट्रीम। और नदी ऐसे बह रही है और बोट इस तरफ जा रही है, ठीक है। वाटर इधर बह रहा है और बोट का डायरेक्शन है इस तरफ। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। तो ये है हमारा अपस्ट्रीम। मतलब क्या हुआ? डाउनस्ट्रीम, डाउन मतलब जिस डायरेक्शन में पानी उसी डायरेक्शन में आप जाओ, ठीक है। जैसे ट्रेनों के लिए भी होता है ना, ट्रेन का नंबर होता है 1 2 3 4 5 डाउन, इस स्टेशन पर इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, ठीक है। स्टेशन तो नहीं बताते, बस स्टेशन पर तो आप ऑलरेडी होते हो, थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। तो डाउन का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो पानी के फ्लो का डायरेक्शन है, अगर आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो दैट इज डाउनस्ट्रीम, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो अपस्ट्रीम। इतना फंडा क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या होता है देखो, पानी का अपना खुद कुछ स्पीड है, बोट का अपना एक स्पीड है। अगर बोट की स्पीड ना हो, बोट रेस्ट पर हो, तो भी पानी उसे बहा के ले जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल, बारिश में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बोट्स बनाते हैं कागज के, ठीक है, और वो पानी में डाल देते हैं तो बहता हुआ, बारिश के पानी से बहता हुआ आपका बोट भी चला जाता है, राइट। तो वो कैसे जाता है? आपके बोट में तो इंजन नहीं था, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैंने इंजन लगाया था और फिर ऐसा वैसा, ठीक है, कमाऊ बनाओ। तो बोट को आपने रख दिया, बोट बह के चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि पानी के फ्लो की वजह से गया, राइट। पानी के पास एनर्जी, पानी अपने साथ उसको बहा के लेके गया, तो पानी की कुछ स्पीड थी। इस केस में भी पानी बह रहा है तो पानी का अपना एक स्पीड होगा, ठीक है। उसके अलावा बोट का अपना खुद का स्पीड होगा, ठीक है। तो वो जो बोला ना कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब अगर मान लो पानी ठहरा हुआ है, ठीक है, जैसे कि पॉन्ड का पानी है, तालाब का पानी है, उसमें अगर आपकी बोट चल रही है तो वहां जो बोट का स्पीड है ना, वो बोट का एक्चुअल स्पीड है, ठीक है। जितना इंजन स्पीड प्रोड्यूस करेगा उतने स्पीड से आपका बोट मूव करेगा, ठीक है। लेकिन नदी वगैरह जहां पर पानी फ्लो कर रहा है, वहां पर आपका बोट का जो स्पीड होगा ना, वो बोट के एक्चुअल स्पीड से ज्यादा या कम हो सकता है। कैसे? मान लो बोट का स्टिल वाटर का स्पीड, यानी जब रेस्ट में पानी रेस्ट पर है, बोट रेस्ट पर नहीं है, पानी रेस्ट पर है, तो बोट अपनी स्पीड से चल सकता है कुछ। तो मान लो वो स्पीड है उसका 10 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। और वाटर, जो ये पानी बह रहा है तुम्हारा, वाटर करंट जो है, इसका स्पीड मान लो है 2 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 2 किलोमीटर। तो बोट का स्पीड 10 और पानी का, तो बोट इधर ही जा रहा है 10 की स्पीड से, पानी भी उधर ही जा रहा है 2 की स्पीड से, तो पानी बोट को ढकेलेगा भी तो सही। तो ओवरऑल स्पीड कितना हो जाएगा? ओवरऑल स्पीड हो जाएगा कितना? 10 + 2। दोनों बोट को उधर ले जा रहे हैं, बोट भी खुद उधर जा रही है, पानी भी उधर ले जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अपस्ट्रीम वाले केस की। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा? अपस्ट्रीम में होगा, देखो पानी जा रहा है इस तरफ, ठीक है, और बोट जा रहा है इस तरफ। तो बोट सपोज 10 की स्पीड से इस तरफ जा रहा है, ठीक है, बोट की स्पीड है 10 इस तरफ, और पानी की 2 की स्पीड है उस तरफ। तो पानी का स्पीड क्या कर रहा है? बोट को अपोज कर रहा है कि साथ में ले जाना चाहता है। पानी बोट को उधर ढकेल रहा है, बोट इधर जाना चाहता है, ठीक है। तो दोनों का स्पीड कैंसल आउट होगा, मतलब बोट की स्पीड में से पानी का स्पीड हम माइनस कर देंगे, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी। समझे? पक्का समझे? ठीक है। पानी जाना चाहता है उधर,
बोट जाना चाहता है इधर, बोट तो अपनी 10 की स्पीड से इधर जाना चाहता है एक्चुअल में, पर पानी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर ढकेल रहा है, तो ओवरऑल कैंसिल आउट होकर बन रहा है कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। इतना फंडा क्लियर है, पक्का? ओके। तो अगर ये समझ में आ गया तो इस तरह के हर क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या था, ऋतु की बात चल रही थी। ऋतु डाउनस्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, अपस्ट्रीम आती है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। उसका स्पीड पता करना है, स्टील वाटर में बोट का स्पीड, रोइंग का और पानी का स्पीड। तो हमको पता है कि जो भी हमको फाइंड करना होता है हम उसी को x और y ले लेते हैं। तो हम ले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। पानी का स्पीड ले लिया हमने y और रोइंग का स्पीड ले लिया हमने x। पहला केस लेंगे हम डाउनस्ट्रीम के लिए, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में देखो स्पीड कितना है, डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड होता है ना, पानी का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों ऐड हो जाता है, तो स्पीड हो जाएगा कितना, एक का x और एक का y, दोनों का ऐड हो गया, ये स्पीड हो गया। अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, क्या नाम है इस लड़की का, ऋतु। ऋतु ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने 20 किलोमीटर, ये हो गया 20। अच्छा, टाइम कितना लगा उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स लगा है। तो अपने को पता है स्पीड डिस्टेंस टाइम दिया, तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो स्पीड है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इकट गया कितना आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। समझे, ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन, इजी है। अच्छा, अब अपन ले रहे हैं अपस्ट्रीम का केस। अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा भाई, स्पीड होगा बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ना, बोट इधर जाना चाहती है, पानी उधर ले जाना चाहता है, तो दोनों का अपोजिट स्पीड है। तो x में से बोट का स्पीड माइनस, सॉरी बोट के स्पीड में से पानी का स्पीड माइनस। अच्छा, डिस्टेंस इस बार कितना ट्रेवल किया है उसने, दूसरे केस में अपस्ट्रीम वाले केस में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 4 किलोमीटर। देखो कई क्वेश्चन में ऐसा होगा ना कि डिस्टेंस भी सेम दिया रहता है और टाइम अलग दिया रहता है, ठीक है, तो इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, जैसा है अपना ये फंडा लेके चलना है। टाइम कितना दिया हुआ अपन को, 2 आवर्स, फिर से लगा उसको, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अपन को पता है, तो स्पीड है x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस है 4 अपॉन टाइम है कितना 2, ये कट गया कितना है x माइनस वाई इक्वल टू 2। 2 इक्वेशंस हमारी बन गई, और जब 2 इक्वेशन बन जाती है तो आगे का काम भी आसान हो जाता है ना। तो ये जो फोटो बनाई है मैंने, फोटो में मिटा दूं, पक्का ये जरूर बना लेना, ठीक है, ये जरूर बनाना नोटबुक में, जहां भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे जरूर बनाना, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये कुछ दिन बाद हो सकता है कि भूल जाओ, हो सकता है कि भूल जाओ, जरूरी नहीं है, ठीक है, तो बेहतर है बना के रखोगे तो आपके काम आएगा। तो 2 इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग एकम तथा द्वितीय, दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। डायरेक्टली y एलिमिनेट हो रहा है, राइट, तो y को एलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि अपन क्या कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऐड करना पड़ेगा, राइट। x प्लस x 2x, दिस विल बी एलिमिनेटेड, देन 10 प्लस 2 इज व्हाट 12, सो x इक्वल्स टू 6। वंस यू आर गेटिंग x you will get y also, putting in any of the equation, suppose we are putting this in 2, so x minus y is 2, right, तो x minus y equals to 2, correct, x is 6, so for y let minus y be here, taking 6 to the right side, it is positive here, so it will become negative towards that, so minus y is equals to 2 minus 6 equals to minus 4, minus minus cancelled, so y equals to 4, correct, so we have got x and y। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे क्या हम, फाइनल स्टेटमेंट होगा हमारा क्या, किसका स्पीड था x स्पीड था हमारा किसका, बोट का और स्टील वाटर में, ठीक है, और 4 स्पीड किसका था, वाटर करंट का। तो स्पीड ऑफ, जिसको हमने बोट को क्या लिखा है यहाँ पर, रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर 1, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 वुमेन एंड 5 men, चलो भाई इसको मिटाते हैं अपन पहले।
So question is 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. 2 औरतें और 5 आदमी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में खत्म करते हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी इसी को 3 दिन में खत्म करते हैं. फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो डेट टेकन बाय 1 मैन अलोन. मतलब मिल बांट के कितना टाइम में खत्म करते हैं वो तो दिया है, लेकिन अगर अकेले एक आदमी अकेला काम करे तो कितने टाइम में खत्म कर देगा, और एक औरत अकेले काम करे तो कितने टाइम में खत्म कर देगी, ये निकालना है हमको. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? 2 औरत 5 आदमी, कितना दिन लगता है? 4 दिन. 3 औरत 6 आदमी, दिन लगता है 3 दिन. तो एक जन अकेले काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, कितने दिन में काम खत्म करेंगे आदमी और औरत, ऐसा पूछा है. तो जो फाइंड करना है उसी को एक्स ले लेते हैं अपन, मैं मोस्टली यही होता है. तो लेट टाइम टेकन बाय अ वुमन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू एक्स डेज. सेम मैन के लिए कितना होगा, लेट कितना है वो वाई डेज. ठीक है, अपन ने मान लिया कि वुमन को एक्स डेज लगता है काम खत्म करने के लिए और एक आदमी को वाई डेज लगते हैं. ठीक है, अच्छा ये समझाने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा दूं. कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं किसका, रेट ऑफ वर्क का. रेट ऑफ वर्क, देखो रेट ऑफ वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम. कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन कहते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज ऑफ तंबूरा तो तंबूरा अपॉन टाइम. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या टमाटर तो टमाटर अपॉन टाइम. तो जिसका भी रेट ऑफ चेंज बोला है वो सब्सटेंस अपॉन टाइम, वो क्वांटिटी अपॉन टाइम. बराबर है? क्लियर है? तो रेट ऑफ वर्क मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क. ठीक है, वर्क का रेट तो वर्क अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है. क्लियर है? अच्छा, वो मैं क्यों यूज कर रहा हूं, देखो उस कॉन्सेप्ट से करोगे तो इसका पूरा डिटेल समझ में आएगा आपको. ठीक है, डायरेक्टली मैं सॉल्व करके बता सकता था ये ऐसे 1 ये ऐसे लेके कर दो, लेकिन नहीं मजा आएगा. कॉन्सेप्ट की डिटेल में जाओ, कॉन्सेप्ट का डिटेल क्लियर होगा तो फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. तो उस हिसाब से रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम है, राइट? रेट ऑफ वर्क, राइट? पैसे की बात नहीं हो रही है. दिस रेट इज नॉट मनी. ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू टाइम. टाइम के हिसाब से कैसे चेंज आ रहा है, राइट? ओके, तो अब बताओ यहां से रेट ऑफ वर्क ऑफ अ वुमन, एक औरत का रेट ऑफ वर्क कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? वर्क अपॉन टाइम है ना, तो ऊपर आएगा वर्क और नीचे आएगा टाइम. ठीक है, एक औरत उस काम को कितने दिन में खत्म करती है? एक्स डेज में, है ना? तो नीचे पता चले टाइम तो एक्स हो गया, ऊपर क्या लोगे? टेकन बाय अ वुमन टू फिनिश द वर्क. द वर्क मतलब यहाँ एक ही वर्क है, तो एक ही वर्क है इसलिए ऊपर 1 आएगा. अगर दिया होता 500 डब्बे पैक करने थे, 600 कपड़े काटने थे, ठीक है, 1000 अंडे चला के मारने थे, ठीक है, जो भी अगर ऐसा दिया था तो उस हिसाब से नंबर लेते ऊपर. ठीक है, लेकिन यहाँ पर और कुछ मेंशन ही नहीं किया गया. बोला एक काम है एम्ब्रॉयडरी वर्क को खत्म करना है, वो एक काम है. बराबर है? तो वो एक काम को खत्म करने के लिए तो एक काम करना है उसको, और वो एक काम करने के लिए उसको टाइम लगता है कितना? एक्स डेज. तो वुमन का रेट ऑफ वर्क हो गया वर्क अपॉन टाइम के हिसाब से 1 अपॉन एक्स. तो उसी हिसाब से रेट ऑफ वर्क ऑफ अ मैन, एक आदमी का रेट ऑफ वर्क क्या होगा? फिर से वही रेट, वही काम पर देखना है तो काम 1, और उसको टाइम कितना लगता है उसको खत्म करने के लिए? वाई डेज. तो इसका रेट ऑफ वर्क आ गया 1 अपॉन वाई. क्लियर है? अच्छा, तो ये तो एक औरत का और एक आदमी का हुआ. अगर 2 औरत का पूछते तो 2 इंटू दिस, 3 औरत का पूछते तो 3 इंटू दिस, 5 आदमी का पूछते तो 5 इंटू दिस, 7 आदमी का पूछते तो 7 इंटू दिस, 9 औरत का तो 9 इंटू दिस. समझ में आ रहा है ना? तो जिसा ये तो एक औरत का और ये एक आदमी का हुआ. 4 का हुआ तो उससे 4 मल्टीप्लाई कर दो, 5 का हो तो 5 मल्टीप्लाई कर दो. यही है ना? ठीक है, अच्छा अब हम यहां लिखेंगे ना कंबाइंड रेट ऑफ वर्क. क्या लिखेंगे? कंबाइंड रेट ऑफ वर्क. कंबाइंड रेट ऑफ वर्क मतलब सबका मिलाकर. ठीक है, सबका मिलाकर. तो वो होगा कितना? नंबर ऑफ वुमेन, कितनी औरतें हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ वर्क ऑफ अ वुमन, एक औरत का रेट ऑफ वर्क मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वुमेन.
ए लिख के कई बार लोगों को ना इतना ग्रामर नहीं आता, तो चलो 1 वुमेन लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, प्लस नंबर ऑफ मेन, कितने आदमी हैं, इनटू, इसको मिटा देते हैं, रेट ऑफ वर्क ऑफ 1 मैन। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक औरत का रेट ऑफ वर्क मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वुमेन, मतलब 5 वुमेन है तो 5 इंटू एक औरत का रेट ऑफ वर्क, 4 आदमी है तो 4 इंटू एक आदमी का रेट ऑफ वर्क। तो ये 4 आदमी का रेट ऑफ वर्क और ये 5 औरत का रेट ऑफ वर्क ऐसे मिल जाएगा। तो इन सबको प्लस कर देते हैं अपन, है ना, इस ये आदमियों का, सब आदमियों का मिलाकर और ये सारी औरतों का मिलाकर सबको ऐड कर दिया, तो जितने लोग थे काम कर रहे थे आदमी औरत सब मिलाकर उनका रेट ऑफ वर्क मिलेगा, जिसे हम कंबाइंड रेट ऑफ वर्क कहेंगे। बराबर है, चलेगा ना? अच्छा, तो देखो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क क्या होता है? जो टोटल काम हो रहा है अपॉन जो टोटल टाइम लग रहा है। बराबर है, टोटल काम अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल काम क्या, वही एक ही काम तो कर रहे हैं सब मिलके, एक ही काम कर रहे हैं ना, अकेले अकेले करो वही काम करो या सब मिलके काम करो तो भी वही काम कर रहे हैं, तो काम तो अभी भी वही है। ठीक है, पर जब सब मिलके काम कर रहे हैं तो सबको मिलके जितना टाइम लग रहा है वो टाइम टोटल टाइम आएगा। समझे ना? पक्का? कंबाइंड रेट ऑफ वर्क समझ गए? अच्छा, तो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क कैसे मिलेगा मुझे? टोटल वर्क जो है मेरा एक ही काम है वही, अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या, टोटल टाइम कितना लगा है, कितना टाइम लगा है पहले केस के लिए बात कर रहा हूं। चलो यहाँ पे केस 1 भी लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए तुमको। तो केस 1 की बात करूं अगर मैं, तो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क उसमें क्या आएगा, वर्क अपॉन टोटल टाइम। कितना टाइम लगा है पहले वाले केस में, जब 2 औरतें और 5 आदमी थे तो 4 डेज, तो आएगा नीचे 1/4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ वुमेन। कितनी वुमेन थी पहले केस में? 2 वुमेन थी, और एक वुमेन का रेट ऑफ वर्क कितना लिया है हमने, 1/x। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मैन, कितने मैन थे, 5 मैन थे, और एक मैन का रेट ऑफ वर्क कितना है, 1/y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। ये हो गया मेरा एक इक्वेशन 1। क्लियर है केस 1? पक्का? मिटा दूं? सच्ची? ऊपर वाला मिटा देता हूं, ठीक है। तो उस हिसाब से अब बात करते हैं अपन केस 2 की। तो केस 2 में क्या दिया हुआ है अपन को, कितने आदमी और कितनी औरतें हैं, इस बार 3 वुमेन हैं और 6 मैन हैं, और वो मिलके काम करते हैं कितने, 3 डेज में। तो फिर से यही फॉर्मूला कंबाइंड रेट ऑफ वर्क। तो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क यानी 1 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा हुआ है, सबको मिलाकर जो टाइम लगता है, कितना टाइम लग रहा है, 3 डेज, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन। तो वुमेन कितनी है इस बार, 3 वुमेन है, इंटू एक वुमेन का रेट ऑफ वर्क यानी 1/x, प्लस आदमी कितने हैं इस बार, 6 मैन, तो 6 इंटू एक आदमी का रेट ऑफ वर्क 1/y, तो हो जाएगा कितना, 1/3 इक्वल्स टू 3/x प्लस 6/y। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। हो गया क्या काम? हाँ, पक्का? अभी तो नहीं हुआ ना, अभी तो ये तो लीनियर के फॉर्म में आया ही नहीं, तो पहले इसको लीनियर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, याद है? तो इसी एक्सरसाइज में ऊपर किया था क्वेश्चन हमने, 1/x 1/y के फॉर्म में आ जाए तो फिर a और b सब्स्टिट्यूट कर लेना पड़ता है ना। तो अपन लेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। ठीक है, ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए, मतलब तुमको प्रॉब्लम ना हो जाए समझने में, ये तो काम हो चुका है। तो इक्वेशन मेरे काम का है, तो इक्वेशन रखता हूँ मैं, बाकी मिटा देता हूँ। तो 1/x को ले लिया a, उस हिसाब से यहाँ क्या बनेगा, पहली इक्वेशन को देखते हैं। 1 इम्प्लाइज 1/4 इक्वल्स टू 2/x, राइट? तो 2a लिख देंगे प्लस 5b लिख देंगे, ये 4 वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8a प्लस 20b। तो इसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर लें, तो 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर, 1 2 तो यूज़ हो चुका है, इसको लिख देते हैं 3। ठीक है, और फिर दूसरे वाले के लिए देखा जाए तो इक्वेशन 2 को क्या करके लिख सकते हैं अपन, 2 इम्प्लाइज 1/3 इक्वल्स टू 3/x, राइट? तो 1/x को तो a लिया हुआ है, तो 3a प्लस 6b, 3 वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इक्वल्स टू 9a प्लस 18b। सिस्टमेटिकली लिखूँ तो 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आगे अपना काम हो गया, तो 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 3 एंड 4, तो 3 और 4 को सॉल्व करें तो 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1 एंड 9a प्लस 18b इक्वल्स टू
1। अब कितने तो डर गए होंगे, इतने बड़े बड़े नंबर हैं, एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ 9 है तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 8 है तो 9 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कर देते हैं, चलो अच्छी बात है। ऊपर कर लेते हैं अपन 9, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 8। आप सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, 72A प्लस 180B, है ना, इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा कितना, 72A प्लस 18 8 सर कितना होता है 144B, और ये 8 1 सर 8। सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो सब माइनस जाएगा क्योंकि सब प्लस ही है। 180 में से 144 गया तो कितना आता है भाई, 180 माइनस 144 में लगता है 36 आता है। तो भी देख लेते हैं, 10 माइनस 4 इज 6 एंड 7 माइनस 4 इज 3, राइट। 36B इक्वल्स टू 9 माइनस 8 इज 1, सो B इज इक्वल्स टू 1/36। B की वैल्यू मिल गई। ये किसी भी इक्वेशन में डाल के अपन एक ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो अपन 4 में डाल देते हैं, पुटिंग दिस इन 4, पुटिंग दिस इन 4। तो 4 में डाला तो 9A प्लस 18B इक्वल्स टू 1, ये कट गया तो आया 2। तो 9A ये 1/2 था, है ना, उधर जाके माइनस जाएगा तो माइनस 1/2। तो 9A इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 माइनस 1/2 1/2 होता है। ये A वहाँ जाएगा, सॉरी 9 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 1/18। तो ये A की वैल्यू मिल गई और ये B की वैल्यू, A और B की वैल्यू मिल गई हमको। पर हमको A और B की वैल्यू थोड़ी चाहिए थी, हमको तो X और Y की वैल्यू चाहिए थी, है ना। तो A और B की मिल गई तो बाकी तो काम हो ही जाता है ना फिर। सब्स्टिट्यूट जो किया है हमने इसी चैप्टर, इसी एक्सरसाइज में। कौन सा क्वेश्चन, 22 नंबर है ना। अच्छा, तो सिंस 1/x इज इक्वल्स टू A and 1/y equals to B, right? So 1/x equals to A, and what is A? A is 1/18. So on doing cross multiplication, we will get x equals to 18, and in this case 1/y is equals to B, and what is B? B is 1/36. Cross multiplication gives us y equals to 36. So we have x and y. And what are x and y? What are these two things? These are the things, days taken by man and woman, right? What was x? X was the time taken by a woman, right? So time taken by a woman to finish the work alone equals to what, 18 days. And time taken by a man, a woman, spelling is wrong, प्लूरल वाला लिख दिया था ना। टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क अलोन इज इक्वल टू 36 days. सो वी हैव द आंसर, राइट। तो चलो भैया अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। इसको दे रहे हैं मिटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखते हैं। रूही ट्रेवल्स 30 किलोमीटर बाय टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है वो 300 किलोमीटर, उसका घर है दूर, 300 किलोमीटर वहां जाना चाहती है। वहां जा रही है वो पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, मतलब कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रेवल करती है, कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल करती है। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर जर्नी ट्रेन से करे और बचा कुचा डिस्टेंस, यानी कि 60 चला गया तो बचा कितना 240, राइट। तो वो 240 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए बस का यूज करती है। तो जब इस तरह से जर्नी करती है तो 4 घंटे लगते हैं। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, एंड द रिमेनिंग बाय बस, यानी बचा कुचा कितना 200 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर गई ट्रेन से और 200 किलोमीटर बस से। सी टेक्स 10 minutes लॉन्गर, तो इस बार उसे 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो ट्रेन और बस का स्पीड चाहिए हमको, ठीक। ट्रेन का अलग से स्पीड निकालना है, बस का अलग से स्पीड निकालना है। तो ये तो पता है भाई, जिसका स्पीड जो एक्स्ट्रा पता करना होता है वही तो हमारा एक्स और वाई लेना होता है मोस्ट ऑफ केसेस में, ठीक है। 1-2 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ अलग एजम्पशन करने पड़ते हैं, तो वही ले लेते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पर आसान है। लेट द स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ, अच्छा पहले ट्रेन लिख देता हूँ,
कई बार क्या होता है ना, ऐसा रीड करते टाइम कंफ्यूजन होता है। ऐसा कुछ अनोखा नहीं है यार, मतलब लिख सकते जो लिखा था वो भी चलता, लेकिन क्या होता है ना सीक्वेंस में ना थोड़ा गड़बड़ी आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x km/h एंड द स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू y km/h। ठीक है, तो दोनों की स्पीड हमारे पास ये x और y लेनी है। अब क्या करेंगे, बोला है कि कुछ डिस्टेंस, चलो देख तो डायग्राम बना लो भैया। पॉइंट से उनको जाना है, ए से कहाँ जाना है, अपने घर जाना है। ठीक है, घर का डिस्टेंस है कितना, 300 किलोमीटर। अच्छा, पहले वो कितना गई, 60 किलोमीटर गई। किससे गई, ट्रेन से गई। बचा कितना, 240। किससे गई वो, बस से गई। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में क्या हुआ था, फिर वही बात, 100 किलोमीटर, लेकिन इस बार कैसे गई है वो, ट्रेन से। और बचा कितना, 200 किलोमीटर, वो कैसे गई है, बस से। टोटल था कितना हमारा, 300 किलोमीटर, है ना। अच्छा, तो इस तरह से कुछ ने कुछ जर्नी की है। पहले वाले केस में उसको जो टोटल टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है भैया, 4 घंटा, 4 आवर्स। इस वाले केस में जिसको टाइम लगा है 4 आवर्स, और उसके अलावा बोला है 10 मिनट लॉन्गर, तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट्स, राइट। ठीक है, अच्छा, अब इक्वेशन बनाने की बारी है। इक्वेशन तो बनाए बिना काम होगा नहीं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम केस 1 से। केस 1 जिसमें वो 60 किलोमीटर गई है किससे, बाय ट्रेन, और 240 किलोमीटर गई है बाय बस। टोटल टाइम हमको दिया हुआ है 4 आवर्स। अच्छा, अपने को पता है स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो यहां से मैं ऐसा लिख दूं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नहीं लिख सकते। अच्छा, यहां पर मैं टाइम के फॉर्म में इक्वेशन ले रहा हूं। पीछे जो हमने बोट वाला क्वेश्चन किया था, वहां पर अपने ने डायरेक्टली अरेंज किया, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने को सब कुछ दिया था, स्पीड अपन ने एज्यूम किया हुआ था x प्लस वाई के हिसाब से आ रहा था, x माइनस वाई के हिसाब से आ रहा था, डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। यहाँ पर इस तरह से नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या दिया है हमको, टोटल टाइम दिया हुआ है 4 घंटा टोटल टाइम है, बस का ट्रेन का दोनों का मिलाकर। बस ट्रेन से कुछ टाइम लगा, बस से कुछ टाइम लगा। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंसेस दोनों के दिए हुए हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग से टाइम नहीं दिया, दोनों का मिलाकर टाइम दिया कितना, 4 घंटा। तो मैं इसका टाइम और इसका टाइम दोनों का अलग अलग टाइम निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं तो 4 घंटा ही मिलेगा मुझे, यही होगा ना। सेम यहां पर होगा, ये 100 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है इस केस में, लेकिन इनका इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, राइट। तो मैं इस केस का टाइम निकाल लूं, इस केस का टाइम निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को टोटल टाइम मिलेगा, और वो टोटल टाइम मेरे को दिया हुआ है। तो मैं इक्वेशन टाइम के फॉर्म में बनाऊंगा, इसलिए मैंने ना इस तरह का लिया, समझे। यहां का टाइम T1, यहां का टाइम T2, T1 प्लस T2 मिला के कितना होना चाहिए, 4 आवर्स 10 मिनट्स। यहां पर इसका टाइम T1, इसका टाइम T2, दोनों मिलाकर कितना बनना चाहिए, 4 आवर्स बनना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं ये इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप डिस्टेंस के फॉर्म में भी इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है, तो मैंने ये कर दिया। ओके, केस 1, टाइम टेकन बाय ट्रेन, छोटा हो गया ज़्यादा, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस, और ये दोनों को मिलाकर कितना लग रहा है, 4 आवर्स। ये हो रहा है ना। अच्छा, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कैसे निकलेगा, जो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, तो ट्रेन का टाइम, ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन का स्पीड, है ना, सब ट्रेन का हो जाएगा, ट्रेन का टाइम, ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन का स्पीड। और अगर बस का टाइम निकालना है तो बस का टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय बस एंड स्पीड ऑफ द बस। क्लियर है। अच्छा, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो उसमें मैं लिखूंगा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो पहले केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना है, 60 किलोमीटर, राइट, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है, प्लस टाइम टेकन बाय बस, बस का ना, तो बस का डिस्टेंस निकालेंगे, बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है भाई तुमने पहले केस में, 240 ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाय, और जो उसका स्पीड है बस का स्पीड कितना लिया हुआ है, y, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4। समझे। अच्छा, इसमें कुछ कट वट रहा है ना, यहाँ तो कट रहा है आसानी से, 4 से कटेगा सब कुछ, तो इसमें से 4 कॉमन निकाल के उड़ाते हैं। तो डायरेक्टली मैं निकालता हूँ कैसे, यहाँ आएगा 15/x प्लस यहाँ कितना आएगा 60/y एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। केस 1 क्लियर है। अब चलते हैं अपन केस 2 पे। केस 2 में क्या है, उसको मिटा देता हूँ मैं। केस 2 फिर से वही, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय बस, राइट। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना है इस बार,
टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो डिस्टेंस कितना है अपना, ट्रेन वाला डिस्टेंस इस बार कितना है 100 अपॉन स्पीड कितना है हमारा, इसका स्पीड कितना है x, राइट। फिर बस वाला, तो बस का डिस्टेंस कितना है इस बार 200 और स्पीड तो वही y ही है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, इस बार कितना लगा है 4 hours and 10 minutes, 10 मिनट ज़्यादा लगा है ना। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपन को, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, 4 hours प्लस 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आवर्स और मिनट्स दोनों साथ में रख के यहाँ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ये सेम यूनिट में होना चाहिए। तो 4 hours प्लस 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स को अपन 10/60 आवर्स लिख सकते हैं, राइट। उसका आवर में कन्वर्ट किया 60 से डिवाइड करना पड़ता है, 0 0 कड़ी, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 25/6, दैट इज इक्वल टू 100/x प्लस 200/y, ठीक है। फिर से कुछ कॉमन निकल रहा है ना, 25 से ये सब कटेगा, तो कैसे कटेगा, तो आएगा 4/x प्लस 8/y एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, उसको फर्दर, उसको 2 मत लिखो, उसको और भी आगे ले लेते हैं ना अपन, सॉल्व कर तो सकते हैं, 6 ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 के फॉर्म में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 24/x प्लस 48/y इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं 2। अगर ये आपको नहीं दिख रहा हो स्क्रीन पे तो मैं इसको फिर से ऊपर लिखूंगा, डोंट वरी, क्योंकि हो सकता है कैमरे में ना आ रहा हो। तो बोलते रहा हूँ, सुन लो, 24/x प्लस 48/y इक्वल्स टू 1 बन रहा है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ क्योंकि अब इसका मेरे को काम नहीं है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, इस पे नज़र मत गड़ाना, ठीक है। इसको बुक में उतार लेना, छोड़ना नहीं उसको, लेकिन अभी ये मत बोलना कि उसको मिटा दो, इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है। चलो, तो आते हैं अपन सॉल्व करना है इक्वेशन। तो भाई देखो 1/x 1/y के फॉर्म में आ गया, तो भाई सीधी सी बात है, ये करना पड़ता है ना। तो पहली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इम्प्लाइज डैट 15/x की जगह लिख देंगे अपन 50a प्लस 60b इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 इम्प्लाइज, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24/x है तो 24 टाइम्स, ये 1/x है ना, उसको a लिख दिया, 24a प्लस 48b एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। चल भाई, तेरा काम नहीं है, अब निकल जा, चल निकल, दूर हो। तो ये इक्वेशन बन गई, तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग 3 and 4, 15a प्लस 60b इक्वल्स टू 1, 24a प्लस 48b इक्वल्स टू 1। ठंडे तो नहीं पड़ गए, थक वक्त तो नहीं गए तुम लोग, हैं? 3 ही क्वेश्चन में ध्यान दो, चलो इधर ध्यान दो। होता है। तो देखो, यहाँ बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, राइट। अगर इसको एलिमिनेट करना चाहो तो ऊपर 24 और नीचे 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है देखो, जो सीधा नियम है वो तो है, उससे तो होने वाला है, ठीक है। कोई मेन रोड है किसी के घर जाने का तो वो मेन रोड तो है, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, चौकड़ी पुलिस खड़ी रहती है, तो अपन छुप के शॉर्टकट से भी तो जा सकते हैं ना। तो यहाँ अपने पास शॉर्टकट भी है। देखो, एलिमिनेशन मेथड में मैंने तुमको अभी तक यही समझाया था कि जो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर है नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आसान हो जाता है। तो वो शुरुआती दौर था, इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ तुम अब दिमाग लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, देखो, अपन को क्या करना होता है, कोई भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम करना होता है, राइट। तो मुझे यहाँ जो बनाऊंगा वही यहाँ भी बनना चाहिए, इसलिए हम ऐसा उल्टा नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट। तो इस बार वो नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, देखो, 15 और 24 दोनों के टेबल में कोई कॉमन नंबर ढूंढो जो जस्ट पास में आता हो, दोनों का कॉमन मल्टीपल जस्ट पास में हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 और 24 के टेबल में ना जस्ट पास में आता है 120, राइट। 15 8s आर 120 होता है और 24 5s आर 120 होता है ना। समझे, नहीं समझे, पक्का समझ गए? हाँ। तो क्या करना पड़ेगा, तो समझो कि मैं ऊपर वाले को क्या कर दूं, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलता है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं अपन कितना, 15 8s आर 120a प्लस 480b इक्वल्स टू 8, और ये कितना हो जाएगा 120a प्लस 5 8s आर 40 कैरी 4 24, राइट। 44 5 4 24, राइट, ओके। एंड दिस इज b, दैट इज इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्शन, राइट। क्योंकि सब्ट्रैक्शन पता होगा अब तक, तो एलिमिनेशन मेथड आ जाना चाहिए यार। 480 माइनस 240 कितना होता है, 240b। 8 माइनस 5 इज 3। तो इस
उसके हिसाब से b आता है 3/240, इसको हम काटेंगे तो आएगा 1/80, 1/80. Then putting this b in any of the equations above, we will get the value of a. Let it be put in equation number 3. So 15a plus 60b. So b is 1/80, that is equals to 1. So this 0 0 will be cancelled, and 2, right? 3/4. So 15a plus 3/4 equals to 1. Shifting 3/4 towards right, we will get 1 minus 3/4, and this becomes 4 minus 3/4, so 1/4, and a becomes 1/60. Do you agree people? Really? ठीक है, तो a आएगा 1/60, मानते हो? अच्छा, अब a मिल गया, b मिल गया. हाँ, चलो बच्चा खुचा निपटाते हैं. क्या था? 1/x को हमने a लिया हुआ था, तो सिंस 1/x is a, so a is 1/60, so from this we will get x equals to 60, and 1/y is equal to b, so 1/y equals to what is b? b is 1/80, so we'll get y equals to 80. So finally the answer is what? What is x? x था क्या हमारा? स्पीड ऑफ ट्रेन था, और ये हमारा स्पीड ऑफ बस था. तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर. राइट जेंटलमैन एंड लेडीज, डू यू गेट दिस? ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एक चीज बताना रह गया भैया कि देखो अभी 3 क्वेश्चन तो हो गए, बचा एक्सरसाइज तो खत्म हो गई, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेते हैं. चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, मेरे हिसाब से उसे लिखेंगे प्रश्न नंबर 4. 1 says give me 100 friend. क्वेश्चन देख रहे हो ना स्क्रीन पर. एक कहता है कि दोस्त मुझे ना तुम 100 दे दो, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. तो मैं ना तुम्हारे डबल अमीर हो जाऊंगा. ठीक है, गुड. मतलब तुम्हारे पास जितना बचेगा मेरे पास उसका डबल हो जाएगा. ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कुछ भी रुपया था उसमें से तुम मुझे ना 100 रुपये दे दो, तो अब मेरे पास जितना है और अब तुम्हारे पास जितना है, हम दोनों को कंपेयर करें तो मेरा वाला अमाउंट तुम्हारे डबल हो गया, मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा. Good. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. ये 1.5 आना है. ठीक है, ये क्या बोला? बस इतनी होशियारी, तेरे को तो 100 चाहिए ना, तो मुझे सिर्फ 10 दे, सिर्फ 10, और मैं तेरे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा. तेरे को मैं 100 दूंगा तो भी तू 2 ही गुना अमीर होता है, तू मुझे सिर्फ 10 दे, मैं तेरे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा. वाह 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 वाह, कुबेर है बंदा, कुबेर का भंडार है इसके पास. तो ये क्या बोलता है? 10 रुपये चाहिए इसको, तुम अगर तुझसे 10 रुपये दे दो तो तुम्हारे पास जितना बचेगा उसके 6 गुना इसके पास हो जाएगा. दूसरे बंदे ने बोला है. हाँ ठीक है. अच्छा, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल. दोनों के पास कितना कितना कैपिटल था. कैपिटल मतलब वो दिल्ली मुंबई और ये सब नहीं. ठीक है, कैपिटल मतलब कितना पैसा था उनके पास. अच्छा, तो जो कैपिटल्स हैं उन्हीं को एक्स ले लेते हैं. एक के पास एक्स, एक के पास वाई है. ठीक है, तो नाम क्या दूं मैं इन लोगों का? नाम हम तो कुछ है नहीं, तो पर्सन 1 पर्सन 2 लिख देते हैं. तो लेट द कैपिटल ऑफ पर्सन 1 इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स. उसके पास x रुपीज़ है, और कैपिटल ऑफ पर्सन 2 दूसरा वाला जो बंदा है उसका है कैपिटल रुपीज़ वाई. ठीक है. अच्छा, केस 1 पहला वाला जो केस है, तो केस 1 के हिसाब से चाहे तो क्या बोला है? पहले वाले ने बोला है, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को बोला तू मुझे अगर 100 दे दे, तो एक x और एक y. ठीक है, इसने इसको बोला कि तू मुझे 100 दे दे. ठीक है, तो इसको 100 मिलेगा तो इसका 100 ज्यादा हो जाएगा अमाउंट. ठीक है, ये 100 इसके पास कहां से आया? इसके पास से आया, यहां से लिया है इसने, तो इसका 100 कम हो जाएगा. यही मेन कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान देना है. ठीक है, इसने इसको क्या बोला? तू मेरे को 100 दे दे तो मेरा तेरे से 2 गुना अमाउंट हो जाएगा. तो इसके पास से 100 लिया है इसने, तो इसका 100 बढ़ गया, इसका 100 कम हो गया. और जब ऐसा करने से क्या हो जाता है?
कि इसका जो अमाउंट है वो इसके 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इसको अरेंज करें तो x प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200 और y x और एक साइड ले लेते हैं, ये 100 में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो माइनस 300 हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, केस 2 की बात करें अगर, तो क्या बोला है इस बार दूसरे वाले ने बोला, इसने इसको बोला कि तू मुझे 10 दे दे मैं तेरे 6 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो y और x को कंपेयर करना है इस बार, तो ये इसको बोला तू मुझे 10 दे, तो उसने इसको 10 दिया तो इसका 10 प्लस हो जाएगा और इसका 10 कम हो जाएगा अगर ऐसा करते हैं तो। ठीक है, तो ये बोला अगर तू मुझे 10 देगा तो मेरा अमाउंट जो है वो तेरे कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा y प्लस 10 इक्वल्स टू 6x माइनस 60। ठीक है, ये उनके एक्चुअल वैल्यू के 10 गुना या 6 गुना नहीं बोला है, तू मुझे इतना दे देगा तो अब मैं तेरे से इतना हो जाऊंगा, मतलब जो अभी उनके पास बच रहा है उसको कंपेयर करना है, पहले कितना था उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये y उधर ले जाऊं मैं और 60 को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, 6x जा और y वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको सिस्टमेटिकली लिख दूँ तो 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 70 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करना है तो लिखते हैं भाई सॉल्विंग 1 and 2। कौन सा मेथड लगा दूँ, एलिमिनेशन लगाता हूँ मैं तो भाई, इज इक्वल्स टू माइनस 300 एंड दिस इक्वेशन इज 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 70। क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 2y बनाने के लिए, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 और ये हो जाएगा 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140, है ना। सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 12x माइनस 11x माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, दिस विल बिकम माइनस 440, माइनस माइनस कैंसिल, x बिकम्स 40, राइट। x की वैल्यू मिल गई, किसी इक्वेशन में डाल देते हैं, चलो इसमें किस में डालूँ मैं, किसी में भी डालो भाई, चलो इसी में डाल देते हैं, पुटिंग दिस इन 2, ज़्यादा आसान ये लग रहा था, क्या पता किसी को पहला वाला भी आसान लगाओ। तो 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 70, तो जाएगा कितना 240 माइनस वाई इक्वल्स टू 70, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 240 माइनस 70 यानी कि 170। क्या था x और y, x था पर्सन 1 का कैपिटल और y था पर्सन 2 का कैपिटल। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसको मिटा दूं, फाइनल आंसर लिखेंगे द कैपिटल ऑफ पर्सन 1 इक्वल्स टू रुपीज़ कितना भाई 40 एंड पर्सन 2 का कैपिटल हो गया रुपीज़ 170। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन। टीवी को बेचा 5% प्रॉफिट के साथ, फ्रिज को बेचा 10% प्रॉफिट के साथ। और शॉपकीपर गेन्स रुपीज 2000, तो शॉपकीपर को 2000 रुपये मिलते हैं, फायदा 2000 का होता है। ठीक है, कमाई मतलब टोटल 2000 नहीं मिल रहा, 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है उसको। ठीक है, फिर इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन, टीवी को अगर 10% प्रॉफिट पर बेचे और फ्रिज को 5% लॉस पर, फ्रिज को सेल कर रहा है 5% लॉस पर, ही गेन्स रुपीज 1500 ऑन द ट्रांजेक्शन। इस बार उसको टोटल 1500 का फायदा हो रहा है। ठीक है, 10% प्रॉफिट पे टीवी बेच रहा है, 5% लॉस पर फ्रिज बेच रहा है, फ्रिज को इस बार लॉस पर बेच रहा है, तो भी उसको 1500 का फायदा हो रहा है। फाइंड एक्चुअल प्राइसेस ऑफ टीवी एंड फ्रिज, तो प्राइसेस पता करने हैं टीवी और फ्रिज के, तो लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी इक्वल्स टू रुपीज x एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज इक्वल्स टू रुपीज y, वही लेना है जो फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब ना थोड़ा प्रॉफिट लॉस का खेल खेलेंगे, थोड़ा यहाँ समझा दूँ आपको। मुझे बताओ परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत से लोगों को पता होगा, परसेंटेज गेन लिखते हैं, चलो यहाँ पर क्वेश्चन में गेन है तो गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ है, तो परसेंट गेन क्या होगा, गेन इन रुपीज इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, यही है। मतलब परसेंटेज में गेन कितना हुआ, कितना परसेंट गेन हुआ, वो निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है, जितने रुपए का गेन हुआ, यहां रुपीज में लिखना है। ठीक है, 100 रुपए 10 200 रुपए 400 रुपए जो भी, वो रुपीज इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। और वही परसेंट लॉस का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो क्या बनेगा, लॉस इन रुपीज, रुपीज में जितना लॉस हुआ है इंटू 100 अपॉन सीपी, है ना। अच्छा पक्का,
अच्छा ये तो परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस की बात हो गई। अगर गेन इन रुपीस निकालना है इस फॉर्मूले से तो कैसे मिलेगा? गेन इन रुपीस कैसे मिलेगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गेन परसेंटेज गेन के साथ सीपी मल्टीप्लाई में जाएगा और 100 डिवीजन में नीचे चला जाएगा। और सॉरी लॉस इन रुपीस लिखना है मुझे तो कितना होगा? परसेंटेज लॉस इंटू सीपी अपॉन 100, यही होगा ना? पक्का? परसेंटेज लॉस में सीपी मल्टीप्लाई और 100 नीचे, तो लॉस इन रुपीस मिलेगा। गेन इन रुपीस चाहिए तो ये से मिलेगा, बराबर है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, क्यों ऐसा यूज होने वाला है? देखो, क्योंकि हमको ना गेन और लॉस जो है परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है, परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस दिया हुआ है, और जो दोनों को मिलाकर टोटल हो रहा है ना वो हमको रुपीस में दिया हुआ है, वो हमको परसेंटेज के हिसाब से नहीं दिया हुआ है। तो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, तो एक ही क्वांटिटी बनाने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला लिख लेते हैं अपन केस 1। ठीक है, तो कैसे बनेगा? गेन ऑन टीवी, ठीक है, प्लस गेन ऑन फ्रिज इक्वल्स टू टोटल गेन, नेट गेन लिख लेते हैं, चलो ना, नेट गेन। ठीक है, क्या मतलब? दो सामान बेचा है उसने, ठीक है, फ्रिज टीवी और फ्रिज। टीवी पर भी प्रॉफिट हुआ है पहले केस में और फ्रिज पर भी प्रॉफिट हुआ है। इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट मिलाकर टोटल प्रॉफिट होता है ना? अच्छा, तो इसमें ये जो दिया हुआ अमाउंट अपने को, गेन जो दिया हुआ है नेट गेन, वो रुपीज में दिया हुआ है, तो ये दोनों भी रुपीज में ही लिखना पड़ेगा अपन को। तो अपन को पता है रुपीज में लिखने के लिए अपने पास कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला यूज करेंगे फॉर्मूला, समझे? पक्का ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो गेन ऑन टीवी, तो परसेंटेज गेन ऑफ टीवी इनटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100, यही होगा ना? तो गेन ऑन टीवी इक्वल्स टू परसेंटेज गेन। तो परसेंटेज गेन कितना हुआ था टीवी पे? पहले केस में दिया हुआ अपने को कितना, गेन एंड फ्रिज 10% गेन, 10% गेन है तो 10 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना लिया है आपने टीवी का भैया? x अपॉन 100 प्लस गेन ऑन फ्रिज, तो फ्रिज पर कितना गेन लिया था उसने? सॉरी, टीवी को 5% गेन पर भेजा था और 5% गेन एंड फ्रिज एट 10% गेन, फ्रिज को 10% गेन पे बेचा था, तो 10% गेन फ्रिज का मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 100। कंफ्यूज तो नहीं हुए? प्रॉफिट परसेंटेज किसका? परसेंटेज फ्रिज का, तो कॉस्ट प्राइस भी किसका आएगा? फ्रिज का। यहां किसका? टीवी के लिए निकाल रहा है, तो परसेंट गेन टीवी का, तो कॉस्ट प्राइस भी टीवी का, तो टीवी का कॉस्ट प्राइस एक्स था इसलिए एक्स मल्टीप्लाई किया है, और फ्रिज का कॉस्ट प्राइस है इसलिए यहां पर वाई मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों को मिलाकर टोटल कितने का गेन हुआ है हमको? टोटल गेन हुआ है कहाँ गया? 2000 रुपये का। तो चलो ये इसको आगे लिख लेते हैं, 5x प्लस 10y और क्या यहाँ पहले काट दूँ? नहीं यार, पहले ना वो 100 फिर लोचा हो जाएगा, तो पहले 100 कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो 5x प्लस 10y और दोनों के नीचे 100 था ना, ये नीचे 100 आता, 100 में ले जाकर डायरेक्टली वहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, चलेगा? अच्छा चलो लिख देता हूँ यार, नहीं तो बोलोगे यार ऐसा मत किया करो। चलो ये ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा 5 कॉमन निकले, कटेगा क्या उससे? पहले कटेगा, कटेगा पक्का कटेगा, तो काट लो पहले। चलो x प्लस 2y अपॉन 100, तो चलो ना इसी को काट दो ना, कितना हो जाएगा? 20। आप यार जो करना है कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसमें से 5 कॉमन निकला, राइट? तो बचा x प्लस 2y, और वो जो 5 कॉमन निकला उसने 100 को नीचे काट दिया, तो बचा कितना? 20। ये 20 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा? x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 2 4 और 4 0 यानी 40,000। ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब अपन केस 2 की बात करते हैं। केस 2 चलो यहीं लिख लेते हैं, चलो इसको मिटाना तो पड़ेगा ही, चलो मिटाओ। केस 2 क्या कह रहा है इस बार? ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन एंड फ्रिज एट 5% लॉस। इस बार टीवी को 10% गेन पर बेचा है और फ्रिज को 5% लॉस पर बेचा है। ठीक है, तो गेन ऑन टीवी प्लस लॉस ऑन फ्रिज एंड दैट इज इक्वल्स टू नेट गेन। फिर से टोटल तो प्रॉफिट ही हुआ है उसको, है ना? अच्छा, टीवी पर तो गेन हुआ है, तो ये पैसा तो उसको मिलने वाला है, मिलने वाला है ना?
मान लो 1500 रुपए का फायदा हो रहा था, अरे 1500 तो टोटल आ रहा है, मान लो 3000 का फायदा हो रहा था, ठीक है, तो 3000 उसको मिलने वाला था, लेकिन फ्रिज पर उसको लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ? सपोज 500 का, 1000 का, कुछ का भी लॉस हुआ, तो वो पैसे तो उसके जाने वाले हैं ना, ठीक है ना, वो लॉस है ना, तो जितना मिला है उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा गेन, मानते हो? सॉरी, लॉस को माइनस करना पड़ेगा, यही मानते हो? ठीक है, आपके पास 10,000 रुपए आए, ये आपके प्रॉफिट की कमाई हुई, पर आपको किसी डील में 3000 का लॉस भी हो गया, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? वो जो 10,000 का प्रॉफिट था और 3000 का लॉस था, तो 3000 उसमें से निकाल दोगे तो बचेगा कितना? 7,000, तो 7,000 का प्रॉफिट हुआ टोटल। तो यानी कि जो लॉस है वो क्या करना पड़ेगा हमको? माइनस करना पड़ेगा, समझे? तो गेन ऑन टीवी के लिए क्या करेंगे? तो जो परसेंटेज गेन है टीवी का, इस केस में परसेंटेज गेन कितना है टीवी का? 10% इंटू कॉस्ट प्राइस, तो एक्स ही है टीवी का, अपॉन 100 माइनस लॉस ऑन फ्रिज, तो परसेंटेज लॉस लिखेंगे, परसेंटेज लॉस कितने का हुआ है फ्रिज पे? 5 का, 5% का, राइट, इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज अपॉन 100, और ये सब मिलाकर कितना ओवरऑल गेन हुआ उसको? 1500 का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? अच्छा, तो ये हो जाएगा कितना? 10x माइनस 5y/100 इक्वल्स टू 1500, यही है। अच्छा, फर्दर सॉल्व करूं तो अगर इसको आगे कितना होगा? 5 कॉमन निकल रहा है ना यहाँ से, तो 5 कॉमन निकल रहा है तो क्या बनेगा? 2x माइनस वाई, और वो 500 को काट देगा तो बनेगा 20, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1500। ये 20 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 30 और 3 0, क्लियर है? तो हो जाएगा 30,000, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 30,000। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, तो अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है? तू गिरा हुआ है, गिरा ही रहेगा, जा भाग। तो x और y सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और 2 ले लेते हैं इधर। सॉल्विंग 1 and 2, x plus 2y इक्वल्स टू 40,000 एंड 2x माइनस y इक्वल्स टू 30,000। एलिमिनेट करना है भाई, दोनों को एलिमिनेट करने के लिए 2 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? चलो y वाले में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो तो नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल्स टू 40,000 है, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 60,000। ऐड करना है, उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 लाख आएगा। 3 4 5 जीरो होते हैं ना 1 लाख में, है पक्का ना? अच्छा, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 लाख डिवाइड बाई 5 यानी कि 20,000। तो ये आ गया प्राइस x। किसी एक इक्वेशन में डाल लेते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो पहले वाले में डाल देते हैं, पुटिंग इन 1, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40,000, तो 2y इक्वल्स टू ये 20,000 वहाँ जाके माइनस जाएगा 40,000 में से, तो बचेगा कितना? 20,000। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा? 10,000। तो x और y किसके प्राइस थे? कॉस्ट ऑफ, एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी इक्वल्स टू रुपीज़, x था ना, तो x कितना है? 20,000, एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा? 10,000। ये रुपया, ठीक है। तो यहाँ ये 5 प्रश्न आपके होते हैं समाप्त, ठीक है। और बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो हैं दिमाग में, लेकिन क्या करूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बच्चे देखते नहीं हैं, और क्या कंसंट्रेशन टूट जाता है। इसलिए सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में वो क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो समझ गए ना? चलो बाय।